लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आपके साथ अल्फा हाइड्रोजन्स। हमने अल्फा हाइड्रोजन्स के बारे में बात की थी कि अल्फा हाइड्रोजन्स आपके क्या होते हैं, यानी कि ना हाइड्रोजन्स को आप अल्फा हाइड्रोजन्स बोलते हो। इसके बाद हमने जो आपके कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन्स होते हैं उनकी एसिडिटी की बात की थी कि वो उनका नेचर एसिडिक होता है तो क्यों होता है, उसका एसिडिक होने का रीजन क्या है। उसके बाद हमने क्या बात की थी कि अगर आपके अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हैं तो वहां पर आपके इनोलेट एनायन की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि जब हाइड्रोजन यानी आपका प्रोटॉन रिमूव होगा वहां से तो ऑब्वियसली एनायन की फॉर्मेशन होगी। वो एनायन आपके कौन से थे, इनोलेट एनायन। और हमने ये कहा था कि जो आपके इनोलेट एनायन हैं ये आपकी बहुत सारी ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो जो आज हम बात करने वाले हैं हम इसी का यूज करने वाले हैं। आगे हम क्या करेंगे, हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, हम एक ऑर्गेनिक रिएजेंट लेंगे जिसका यूज करके हम फर्दर सिंथेसिस कराएंगे। तो जब हम सिंथेसिस कराएंगे वहां पर आपका इनोलेट एनायन इन्वॉल्व होगा। तो हम एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट के बारे में बात करने वाले हैं और वो हमारा रिएजेंट क्या है, हम बात करने वाले हैं डाई इथाइल मेलोनेट के बारे में, जिसे आप मेलोनिक एस्टर भी बोलते हो, मेलोनिक एस्टर्स भी बोलते हैं। तो जो आपके मेलोनिक एस्टर्स हैं दैट मीन्स हमने क्या कहा, डाई इथाइल मेलोनेट। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि डाई इथाइल मेलोनेट होते क्या हैं, यानी उनका ऑर्गेनिक फॉर्मूला क्या होता है, उनका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने क्या कहा, डाई इथाइल मेलोनेट दैट मीन्स वो क्या है, एस्टर्स हैं। और हम इसके दूसरे नाम से तो ऑब्वियसली हमें पता ही चल रहा है कि ये क्या है, एस्टर्स हैं। तो ये कौन से एस्टर्स हैं, डाइथाइल एस्टर हैं, दैट मीन्स COOC2H5। हमने क्या कहा, मेलोनेट एस्टर, यानी आपके दो एस्टर सेम कार्बन के साथ अटैच होंगे। एक सिंगल कार्बन के साथ आपकी दो एस्टर्स अटैच हैं, तभी वो मेलोनिक होगा यानी मेलोनेट बनेगा। तो ये है आपका। तो अगर हम बात करें आपका मेलोनिक एस्टर क्या है या डाइथाइल मेलोनेट क्या है, तो ये है आपका डाइथाइल मेलोनेट, जहां पर आपके एक सिंगल कार्बन के साथ दो एस्टर्स अटैच हैं। ठीक है, तो हमें डाइथाइल मेलोनेट के बारे में पढ़ना है। तो हमारी रिएक्शन जो रहेगी आज, जो आज हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं एल्काइलेशन ऑफ डाइइथाइल मेलोनेट की आप एल्काइलेशन करने वाले हो। जो हम रिएक्शन करने वाले हैं यानी एल्काइलेशन ऑफ डाइइथाइल मेलोनेट, इसे मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस, क्योंकि बहुत सारे सिंथेटिक ऑर्गेनिक सिंथेसिस करने वाले हैं हम जो इसी के थ्रू होंगी, यानी इसका यूज करके, इसको कंज्यूम करके हम फर्दर कुछ ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। तो उन रिएक्शन को यानी अल्काइलेशन ऑफ दिस कंपाउंड इज आल्सो नोन एज मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। बेसिकली होता क्या है कि जो आपका मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस है या फिर आप एल्काइलेशन ऑफ डाइइथाइल मेलोनेट कहो, ये क्या होता है, जब आपका एल्काइलेशन होता है डाइइथाइल मेलोनेट का तो बेसिकली वो एक 3 स्टेप प्रोसीजर है, यानी 3 स्टेप प्रोसीजर है, यानी एक एक करके 3 स्टेप में ये रिएक्शन होती है, जहां पर आपका जो डाइइथाइल मेलोनेट है इसका क्या हो जाएगा, एल्काइलेशन हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप अटैच करना है हमें। तो एक एक करके हम पहले बात कर लेते हैं कि वो आपकी 3 स्टेप क्या है। जो आपके डाइइथाइल मेलोनेट हैं, जो आपके मेलोनेट एस्टर्स हैं, उनकी जो एल्काइलेशन के लिए आपकी 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो हमें वो डिस्कस करने हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो आपके जो स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस 3 स्टेप हैं आपके। फर्स्ट स्टेप है आपका formation of इनोलेट एनाइन, formation of इनोलेट एनायन of डाइइथाइल मेलोनेट, यानी फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, आप
डाई इथाइल मेलोनेट के इनोलेट एनायन की फॉर्मेशन करोगे। इनोलेट एनायन की फॉर्मेशन कैसे होती है? बेस की प्रेजेंस में, यानी आप बेस की प्रेजेंस में क्या कराओगे? रिएक्शन कराओगे डाई इथाइल मेलोनेट की, और वहां पर आपका क्या हो जाएगा? इनोलेट एनायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। रीजन सिंपल है, आपने देखा कि डाई इथाइल मेलोनेट दैट मींस सिंगल कार्बन के साथ आपके दो एस्टर ग्रुप अटैच हैं, यानी एक सिंगल कार्बन के साथ आपके दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हैं। दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हैं कैसे? CH2 COO C2H5, सेम एस्टर ग्रुप यहां भी अटैच है COO C2H5। हाँ जी, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, दैट मींस ये जो आपका एस्टर ग्रुप है और ये जो आपका एस्टर ग्रुप है, दोनों क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये जो कार्बन है ये आपका क्या है? अल्फा कार्बन है। तो दैट मींस ये जो दोनों हाइड्रोजन होंगे ये क्या होंगे? आपके अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन, और ये क्या होंगे? आपके दोनों अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो वहां पर आपने देखा है कि आपके अल्फा कार्बन के साथ जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे उतना ही इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते रहेंगे अपनी तरफ। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करते रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यहाँ जाएगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने से ये क्या करेगा? अपने हाइड्रोजन को इजीली रिमूव कर देगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक हो जाएगा, जिससे कि आपके ये जो हाइड्रोजन है जिसे हम क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये हाईली एसिडिक होंगे क्योंकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। तो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होने की वजह से आपका जो डाई इथाइल मेलोनेट है उसके जो अल्फा हाइड्रोजन है वो क्या है? आपके एसिडिक इन नेचर है, इनफैक्ट हाईली एसिडिक इन नेचर है। तो यहाँ पर बेस की प्रेजेंस में क्या होगा? बेस की प्रेजेंस में यहाँ पर इनोलेट एनायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट एनायन ऑफ डाई इथाइल मेलोनेट। और इसका रीजन क्या है? आपके डाई इथाइल मेलोनेट के अल्फा हाइड्रोजन का हाईली एसिडिक होना, या फिर आप बोल सकते हो कि हाईली एक्टिव है, ये बहुत इजीली क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। हाईली एसिडिक होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा? आपका इनोलेट एनायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये तो रहेगा आपका फर्स्ट स्टेप। हमने क्या कहा है? इस रिएक्शन के अंदर क्या होते हैं? 3 स्टेप रिएक्शन है, हमें क्या करानी है? एल्काइलेशन करानी है। तो अब आपके पास इनोलेट एनायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सेकेंड स्टेप आपका होगा एल्काइलेशन। सेकेंड स्टेप है हमारा एल्काइलेशन। आप क्या करोगे? सिंपली एल्काइलेशन करा दोगे। कोई भी एल्काइलेटिंग रिएजेंट यूज करेंगे। एल्काइल हैलाइड यूज कर सकते हैं, राइल हैलाइड यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हेलो एस्टर्स यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या कराना है? एल्काइलेशन कराना है। आप एल्काइलेशन कराओगे तो ये आपका सेकेंड स्टेप रहेगा एल्काइलेशन। सिंपल एल्काइलेशन कराना है हमें। किसी भी एल्काइल रिएजेंट के प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करा देनी है। किसके साथ? जो आपके फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हुआ था, इनोलेट एनायन के साथ। हाँ जी। थर्ड है आपका हाइड्रोलिसिस एंड डीकार्बोक्सिलेशन। इससे आपकी क्या होगी? आपके नए रिएजेंट्स की यानी नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी। थर्ड स्टेप है आपको सिंपल क्या करना है? हाइड्रोलिसिस कराना है और डीकार्बोक्सिलेशन कराना है। तो जो ये 3 स्टेप का प्रोसीजर है, यानी जहां पर ये तीनों स्टेप्स इन्वॉल्व हैं आपके, इसी को क्या बोला जाता है? मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस बोला जाता है। मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। तो आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस के बारे में, या फिर आपसे किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या कराया जा सकता है? फॉर्मेशन कराई जा सकती है। तो ये स्टेप हम करने वाले हैं। एक एक करके हम तीनों स्टेप्स की केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट एनायन ऑफ डाइथाइल मेलोनेट। सिंपल बेस की प्रेजेंस में क्या होगा? आपका प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, आपका इनोलेट एनायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सेकंड स्टेप आपका क्या है? एल्काइलेशन, जहां पर आप एल्काइलेटिंग रिएजेंट का यूज करोगे और एल्काइलेशन करा दोगे। थर्ड स्टेप सिंपल बिल्कुल हाइड्रोलिसिस एंड डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, हाँ जी। अब एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, तो हमारा फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ
इनोलेट एनाइन, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट एनाइन। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, आपको बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है। आपका जो प्रोटॉन है, जो आपका हाइड्रोजन है, वो हाईली एसिडिक है, तो हम बेस लेंगे, बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे डाइइथाइल मेलोनेट की, CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 COO C2H5। बेस की प्रेजेंस में आपका क्या होगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपकी क्या हो जाएगी, एनाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास आया, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, प्रोटॉन रिमूव हो गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, हमारे पास कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से ये H पॉजिटिव की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, बाकी सब एज इट इज, C डबल बॉन्ड O C2H5 COO C2H5। तो ये आपकी हो गया इनोलेट एनाइन की फॉर्मेशन। यही होता है हमारा इनोलेट एनाइन, इनोलेट एनाइन ऑफ डाइइथाइल मेलोनेट। और हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये क्या होता है, आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर होती चली जाएगी। तो इस कार्बन के एडजेसेंट दो कार्बोनिल ग्रुप हैं, तो यहाँ पर ये भी इसे रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, ये भी इसे रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा। तो अगर मैं इसकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की बात करूं तो हमारे पास जो ये नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेट होता रहेगा एडजेसेंट कार्बोनिल ग्रुप पर, एडजेसेंट कार्बोनिल ग्रुप पर। किस तरह से, एक एक करके हम बात करेंगे। OC2H5, हाँ जी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पर, और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी कहाँ पर, ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा यहाँ पर, यानी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले लेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा, कार्बन पर जो आपका नेगेटिव चार्ज था वो कहाँ चला गया, अब ऑक्सीजन पर चला गया, और जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड था वो कहाँ शिफ्ट हो गया है, आपके यहाँ पर कार्बन कार्बन पर, OC2H5 OC2H5। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि जो ये आपका नेगेटिव चार्ज है ये वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाए, दैट मीन्स रिवर्स, कि ये यहां शिफ्ट ना होकर के इस पर भी तो शिफ्ट हो सकती है, दोनों सेम है। तो इस केस में क्या होगा आपका, इस केस में आपका क्या रहेगा, इस केस में जो आपका नेगेटिव चार्ज है ये दूसरे वाले ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो बनेगी C, कार्बन पर फिर से चार्ज रिमूव हो चुका है, COO C2H5, ये वाला पार्ट एज इट इज, CO नेगेटिव O C2H5। सिंपली हमने पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज को क्या किया है, रेजोनेट कराया है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसको मैं मानूँ फर्स्ट स्ट्रक्चर, इसको मानूँ सेकेंड और इसको मानूँ थर्ड, तो ये तीनों स्ट्रक्चर आपस में इंटरकन्वर्टेबल होंगी, तीनों स्ट्रक्चर आपस में इंटरकन्वर्टेबल हैं। तो यहाँ पर आपका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो क्या बनेगा, कि जो आपका पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज सब क्या हो रहे हैं, रेजोनेट हो रहे हैं तीनों कार्बन पर, बनेगा वो इस तरह से बनेगा। कार्बन स्केलेटन, ऑक्सीजन को यहाँ रिप्रेजेंट कर लेते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करना इजी होगा, OC2H5 OC2H5, कार्बन के साथ इधर हाइड्रोजन, जो पाई बॉन्ड है ये दोनों कार्बन्स पर, ये दोनों कार्बन्स पर, कार्बन ऑक्सीजन पर और कार्बन कार्बन पर रेजोनेट करता रहता है। यानी कि यहाँ पर भी रहता है आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी रहता है आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज ये इन्हीं स्ट्रक्चर्स में, इसी स्केलेटन में आपका रेजोनेट करता रहता है। तो डबल बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे और यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज शो कर देंगे, यानी नेगेटिव चार्ज भी यहीं रेजोनेट करता रहता है और आपका पाई बॉन्ड भी यहीं रेजोनेट करता रहता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा।
तो ये था आपका फर्स्ट स्टेप के बारे में कि आपकी इनोलेट एनायन की फॉर्मेशन होती है और जो आपका इनोलेट एनायन है वो स्टेबलाइज होता है। स्टेबलाइज कैसे होता है? आपका रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होता है, सिंपल। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब हम बात करेंगे अपनी सेकेंड स्टेप के बारे में। हाँ जी, सेकेंड स्टेप हमारा रहेगा एल्काइलेशन ऑफ इनोलेट एनायन। जो आपकी फर्स्ट स्टेप की फॉर्मेशन है उसका हम क्या करेंगे, अब सेकेंड स्टेप के लिए इन्वॉल्व करेंगे। तो दैट मीन्स जो आपका इनोलेट एनायन फॉर्म हुआ था उसका हम क्या करने वाले हैं, एल्काइलेशन करने वाले हैं। तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन हुई थी, CH नेगेटिव, COO, C2H5। यही है जो हमने प्रिपेयर किया था अपने फर्स्ट स्टेप में, इनोलेट एनायन। हाँ जी, एल्काइलेशन करानी है आपको। एल्काइलेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड यूज करेंगे तो यहाँ पर ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। दैट मीन्स ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है और ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर जब ये एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये जो रिएक्शन है ये आपकी जाएगी SN2 के थ्रू। SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होती है ये रिएक्शन। SN2 मैकेनिज्म क्या होता है, आपका सिंगल स्टेप होता है। क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और साथ के साथ आपका जो रिमूविंग न्यूक्लियोफाइल है, रिमूविंग ग्रुप आपका रिमूव हो जाएगा और साथ के साथ आपका क्या होगा, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और साथ के साथ आपका जो हैलाइड है वो रिमूव हो जाएगा। यही होता है आपका SN2 मैकेनिज्म। और SN2 मैकेनिज्म में आपको क्या ध्यान रखना होता है, SN2 मैकेनिज्म जो आपका होता है सिंगल स्टेप होता है और यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो यहाँ पर जो आप एल्काइल हैलाइड लेने वाले हो वो आप प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लोगे, सेकेंडरी लोगे तो आपकी यील्ड लो हो जाएगी। टर्शरी अल्काइल हैलाइड इस तरह के प्रोडक्ट देता ही नहीं है, यानी इस तरह की रिएक्शन में आप टर्शरी अल्काइल हैलाइड यूज नहीं कर सकते, आप एराइल हैलाइड यूज नहीं कर सकते क्योंकि एराइल हैलाइड भी SN2 मैकेनिज्म नहीं शो करते हैं। तो बेसिकली यहाँ आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड यूज करने हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब हम बात कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट फॉर्मेशन की कि जब आपका न्यूक्लियोफाइल यानी कि आपका इनोलेट एनायन अटैक करेगा किस पर, एल्काइल ग्रुप पर, तो यहाँ से यानी ये जैसे ही अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, वैसे ही ये जो रिमूविंग न्यूक्लियोफाइल है क्या हो जाएगा, उसी स्टेप में रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, जो आपका CH है वहां पर साथ में क्या अटैच हो जाएगा, R, यानी इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा यहाँ पर। बाकी सब एज इट इज, COO, C2H5, COO, C2H5। तो यहाँ पर ये आपका एल्काइलेटेड एस्टर की फॉर्मेशन हो गई है हमारे पास। अगर मैं बात करूं जो ये आपके पास फॉर्मेशन हुई है, आपके पास एल्काइलेटेड एस्टर की फॉर्मेशन हुई है यानी एल्काइल ग्रुप अटैच हो गया आपके एस्टर के साथ, तो यहाँ पर अभी अगर आप देखो तो ये सेम वही आपका क्या है, अल्फा कार्बन है और ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। और हमें पता है अल्फा हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक होते हैं। तो जैसा कि इस वाले हाइड्रोजन के साथ हुआ है, यानी कि उसने क्या किया, बेस के साथ रिएक्ट किया, वो रिमूव हो गया, उसने इनोलेट एनायन का फॉर्मेशन किया, उसके बाद उसका क्या हो गया, एल्काइलेशन हो गया। तो ये सेम इसके साथ भी हो सकता है क्योंकि ये भी क्या है, एसिडिक है, सेम वही दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी उसी तरह से वीक है जिस तरह से आपका ये दूसरे वाला हाइड्रोजन था, क्योंकि दोनों ही अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों क्या है, एसिडिक हैं। तो दैट मीन्स ये भी आगे फर्दर रिएक्ट कर सकता है, डिपेंड्स कि आप क्या सिंथेसाइज करा रहे हो। तो अगर आपको सिंथेसाइज कराना है और आप चाहते हो कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन ना हो, यहाँ क्या हो, एल्काइल ग्रुप हो, तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप क्या कर सकते हो, इसे आगे फर्दर आप इसका हाइड्रोलिसिस भी करा सकते हो, हाइड्रोलिसिस एंड डिकार्बोक्सिलेशन करा करके आप प्रोडक्ट तक पहुंच जाओ। या फिर दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप क्या करो, इसको फर्दर बेस के साथ रिएक्ट कराओ। बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर से इनोलेट एनायन की फॉर्मेशन होगी, वापस इनोलेट एनायन की फॉर्मेशन होगी, वापस इनोलेट एनायन की फॉर्मेशन होगी। तो सेम वही वापस से आप इसका क्या करा सकते हो, एल्काइलेशन करा सकते हो। तो जब आप इस इनोलेट एनायन का एल्काइलेशन कराओगे तो यहाँ पर आपका सेम वही ये न्यूक्लियोफाइल है, आप इसे रिएक्ट कराओ किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराओ। आप सेम एल्काइल हैलाइड भी ले सकते हो, डिफरेंट भी ले सकते हो।
डिपेंड्स कि आप क्या सिंथेसाइज करने वाले हो, यानी आपकी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेसिस पर आप डिसाइड करोगे कि आप कौन सा या किस ग्रुप का अल्काइलेटिंग रिएजेंट लेने वाले हो। तो इसके बाद क्या होगा, सेम वही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, ये रिमूव हो जाएगा और ये ग्रुप कहाँ अटैच हो जाएगा, यहाँ पर, यानी ये फॉर्मेशन होगी आपकी प्रोडक्ट की। तो ये था आपका कि आप मोनो एल्काइल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी कर सकते हो और डाई एल्काइल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी कर सकते हो। रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पर अभी एक और एसिडिक हाइड्रोजन है जो कि बेस की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की फॉर्मेशन हो जाएगी और आपके पास मोनो एल्काइल की प्रोडक्ट के साथ साथ आप डाई एल्काइल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी कर सकते हो। तो ये था आपका सेकेंड स्टेप जहां पर हमने क्या किया है, एल्काइलेशन किया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपना थर्ड स्टेप। ये तो हमारा थर्ड स्टेप है हाइड्रोलिसिस एंड डीकार्बोक्सिलेशन हमारे जो सेकेंड स्टेप के प्रोडक्ट्स हैं उनकी आपको हाइड्रोलिसिस करानी है, जिनकी फर्दर डीकार्बोक्सिलेशन होगी और आपके पास एंड प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। हमारे पास जो अब हमारा सेकेंड स्टेप था वहां से हमारे पास मोनो एल्काइलेटेड मेलोनेट एस्टर्स की और डाई एल्काइलेटेड मेलोनेट एस्टर्स की फॉर्मेशन हुई थी। हमारे पास आया था मोनो एल्काइलेटेड प्रोडक्ट, मोनो एल्काइलेटेड मेलोनेट एस्टर एंड डाई एल्काइलेटेड, कार्बन के साथ दो एल्काइल ग्रुप अटैच थे यहाँ पर, COOC2H5, COOC2H5। आपको क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस करानी है। एक्वस एल्कली के साथ आप रिएक्शन कराओगे और साथ में आप क्या कराओगे, एसिडिफिकेशन कराओगे। तो एस्टर्स जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे एक्वस KOH की प्रेजेंस में, और साथ के साथ आप एसिडिफिकेशन भी कराओगे तो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो दैट मींस ये दोनों एस्टर्स ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। एस्टर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, RCHCOOH। सेम यहाँ पर भी रिएक्शन आप कराओगे, यानी हाइड्रोलिसिस विद एसिडिफिकेशन जब आप कराओगे, सेम यहाँ भी यही होगा। आपके पास जो एस्टर्स हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में, COOH। हाँ जी, सेम कार्बन पर दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होंगे। ये दोनों कंपाउंड्स आपके क्या होंगे, यानी जो आपके पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आए हैं वो आपके क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। तो आप इन्हें सिंपली हीट करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा जैसे ही इन्हें हीट करोगे तो ये क्या हो जाता है, इनका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। तो इनका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हमारे पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई। सेम यहाँ भी जैसे ही आप इन्हें हीट करोगे आपके पास मोनो एल्काइलेटेड प्रोडक्ट की मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा RCHCOOH। तो बेसिकली आपके पास क्या आ गए, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट आ गए। आपने सिंपली क्या किया है, आपने हाइड्रोलिसिस की, जो हाइड्रोलिसिस से प्रोडक्ट आए वो आपके क्या थे, अनस्टेबल। तो जैसे ही उन्हें हीट किया जाएगा तो वहां से आपका क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन, आपका CO2 रिमूव हो जाएगा और आपका क्या आ जाएगा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पर 3 स्टेप में ये कन्वर्जन किए हैं, हमने 3 स्टेप में ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस की है। जहां पर आपने स्टार्टिंग में क्या लिया था, मेलोनेट एस्टर लिया था। मेलोनेट एस्टर के पास अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से इनोलेट एनायन की फॉर्मेशन होगी। तो फर्स्ट स्टेप का रीजन क्या है कि वहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से वहां पर इनोलेट एनायन की फॉर्मेशन होती है। और जो आपका इनोलेट एनायन है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो जैसे ही वो एल्काइल हैलाइड या एल्काइलेटिंग रिएजेंट के साथ आपका रिएक्ट करेगा तो वहां पर क्या हो जाएगी, एल्काइलेशन हो जाएगी। एल्काइलेशन से आपके पास मोनो एल्काइलेटिंग प्रोडक्ट भी आ सकता है और डाई एल्काइलेटिंग भी। डाई एल्काइलेटिंग होने का रीजन क्या है, क्योंकि वहां पर एक से ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन थे। तो अगर आपका एक एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो एक
एक पोजीशन पर आपकी अल्काइलेशन होगी, अगर दोनों रिमूव हो जाएंगे तो दोनों रिप्लेस हो जाएंगे आपके अल्काइल ग्रुप से। उसके बाद आपका थर्ड स्टेप क्या है, यहाँ पर आप क्या करोगे, आप अपने अल्काइलेटेड एस्टर्स या फिर डाई अल्काइलेटेड एस्टर्स की क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे विद हाइड्रोलिसिस विद एसिडिफिकेशन। तो आपका क्या हो जाएगा, एस्टर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल रिएक्शन है, बहुत बार पढ़ी होगी आपने कि एस्टर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, जो कि क्या होता है, अनस्टेबल, और सिंपली हीट करने से वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर आपकी जो भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अपना आर ग्रुप सिलेक्ट करोगे, यानी अल्काइलेटिंग रिएजेंट का जो अल्काइल हैलाइड होगा वो वही डिसाइड करेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या होगा, क्योंकि ये तो बाकी सेम रहने वाला है। तो हमें क्या करना है, अपना आर डिसाइड करना है, डिपेंड्स ऑन कि आपकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना चाहते हो, क्या है, अपना आर ग्रुप सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू आवर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। तो ये सब था आपके अल्काइलेशन ऑफ इथाइल डाई इथाइल मेलोनेट के बारे में, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस बोलते हैं। तो ये सब था आपका आज का टॉपिक। थैंक यू क्लास।